हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है। जस्ट 5 मिनट पहले ही अपनी क्लास थी और अब एक नई क्लास, साइंस की क्लास। और साइंस के अंदर हम तरंग से संबंधित यानी आज ध्वनि तरंगों के बारे में, उनसे रिलेटिव क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। मेरा फोकस है रीट थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम मेंस है उसके जो टॉपिक्स हैं सबसे पहले वो करूं। तो 8th चैप्टर अगर आप उस सिलेबस को उठा के देखोगे तो 8वां पॉइंट है ध्वनि प्रकाश, इसके बारे में। और आज हम तरंग और ध्वनि के बारे में बात करेंगे और हो सकता है कल वाले चैप्टर में भी ध्वनि का चलेगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर। देखो अब पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से तरंग सिद्धांत किसने दिया। तरंग सिद्धांत किसने दिया है वो आपको बताना है। करें बेटा, तरंग सिद्धांत किसने दिया। पहला क्वेश्चन जब तक मैं शेयर कर रहा हूं, तरंग सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। के लिए देखो, अगर मैं बात करूं न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन नियम के अनुसार तरंग के लिए उसने क्या दिया, तो न्यूटन ने माध्यम के बारे में बताया। माध्यम की जो प्रकृति होती है यानी माध्यम के जो कण होते हैं, कण सिद्धांत जो उसने दिया था वो न्यूटन ने दिया था। ये सभी को पता होना चाहिए। और ये दिया था उसने 1665-75 समथिंग में, क्लियर है, न्यूटन ने दिया था। और जो हाइगेन ने दिया था वो 1678 के आसपास, 77 के आसपास उसने दिया था, क्लियर है। हाइगेन ने ये बोला, हाइगेन के बारे में 2 चीजें बता देता हूं। इसका सिद्धांत काफी हद तक प्रकाश तरंग के ऊपर निर्भर था। प्रकाश तरंग के आधार को मानते हुए उसने अपने सिद्धांत दिए थे। उसने एक काल्पनिक माध्यम ईथर, ये याद रखना भाई, ईथर, एक काल्पनिक माध्यम ईथर माना, ऐसा माध्यम जिसकी डेंसिटी आप 0 मान सकते हो, जो प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, फिर भी ऐसा माना गया कि ईथर की जो डेंसिटी है वो 0 मान ली जाए। और उस माध्यम में तरंग जो चली, कौन सी वाली, उसने जो यूज करी थी वो प्रकाश की तरंग यूज करी थी। और वहां पर उसने फिर इस सिद्धांत को, तरंग सिद्धांत को दिया। उसने एक तरंग सिद्धांत का सेकंड सिद्धांत भी दिया था, उसमें काफी सारे पॉइंट थे। क्योंकि वो क्वेश्चन में आगे आने वाला है तो मैं आपको वहां पर उस टाइम बात करूंगा। तो इस वाले क्वेश्चन का है कि तरंग सिद्धांत किसने दिया, ये हाइगेन। कब दिया, तो ये अपने पास था 1678, ईथर को उसने माना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। ईथर भी याद रख लेना, ईथर उसने काल्पनिक माध्यम था, बाद में इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया कि ईथर जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रकाश तो बिगर किसी माध्यम के भी गमन कर सकता है। नेक्स्ट, माध्यम की जानकारी किसने दी। अब तो आप ये कर ही लोगे, अभी अभी मैंने आपको बताया माध्यम की जानकारी किसने दी, तो आप बता सकते हो माध्यम की जानकारी किसने दी। सभी बच्चे, माध्यम की जानकारी तो अभी अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। अगर पूछे तो आंसर न्यूटन आएगा, सिद्धांत के बारे में जानकारी पूछे तो हाइगेन आएगा। देखो बच्चे, यहां पर आपका आंसर न्यूटन आएगा, क्लियर है। सभी बच्चे को रेडी है, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो सही है, निर्वात में जो संचरण नहीं कर सकती वो है ध्वनि तरंग। एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि तरंग क्या होती है, कि आप तरंग सबसे पहले कैसे उत्पन्न होगी या तरंग होती क्या है, तो कोई भी माध्यम होना जरूरी है। तरंग बनने वाला, तरंग बनेगी का, संचरण वाली बात नहीं कर रहा, तरंग का बनना किस पर निर्भर है, माध्यम हो, माध्यम के कण हो। आप इन कणों को अगर ऊर्जा दे पाते हो, चाहे ऐसे घिसकर, रगड़कर, कैसे भी आपने अगर इनको ऊर्जा दे दी है, तो ये जो कण हैं ये उछलना स्टार्ट हो जाएंगे, उछलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपस में टकराना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बॉल ऐसे टकराई, ये वाली टकरा के दूसरी वाली जो पास वास वाले कण हैं उनसे टकराती रहेंगी, और टकराती रहेंगी तो यही जो विक्षोभ उत्पन्न होगा इसी को हम तरंग बोलते हैं। क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, कारण मैं अभी थोड़ी देर के लिए नहीं बता रहा क्योंकि कुछ ऑप्शंस अभी आने वाले हैं, उस टाइम मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में ही आपको कारण भी बताने वाला हूं। तरंग कैसे उत्पन्न होती है, तो तरंग एक एनर्जी का स्रोत है,
कणों को जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, भाई एनर्जी उनमें है कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे ही आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी तो वो ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, क्योंकि आपस में कण बहुत सारे हैं, पास पास हैं, तो ऐसे टकराने लगेंगे, एक कण दूसरे पे टकराएगा, दूसरा तीसरे पे, तो फिर तरंग का रूप ले लेगा और चारों तरफ ये फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? आंसर आप बताएं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? इस क्वेश्चन को करें, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? वो अनुदैर्घ्य है। देखो, दो तरह की तरंग दैर्घ्य बनेगी, एक अनुदैर्घ्य, मैं एक बार अभी आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन घूम फिर के आएगा तो आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। एक तो तरंग दैर्घ्य अनुदैर्घ्य वाली और एक अनुप्रस्थ वाली। एक चीज मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्प्रिंग लो, आप स्प्रिंग को ऐसे भींचा और छोड़ दिया, अब स्प्रिंग ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो ये अनुदैर्घ्य वाला है, यानी तरंग संचरण की दिशा में, तरंग की जो संचरण करने की दिशा, तरंग आपने स्प्रिंग ऐसे भींची है, अब इस स्प्रिंग वापस उठेगी, उसी दिशा में उठेगी, उसी दिशा में अगर कण का संचरण हो रहा है तो ये तरंग दैर्घ्य कैसी हो गई? अनुदैर्घ्य तरंग दैर्घ्य हो गई, अनुदैर्घ्य। अब और समझाऊं मैं आपको एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि रस्सी को आप ऐसे ऐसे करो, एक तो रस्सी को ऐसे ऐसे करना, जिम वाले करते हैं जो, एक रस्सी को इस तरह करना, इस तरह का मूवमेंट कराना, या आप ये बोल दो सांप चलता है, सांप जैसे चलता है। अब सांप का जो संचरण है वो आप ये समझ लो अनुदैर्घ्य संचरण है। एक अनुप्रस्थ संचरण होता है, अनुप्रस्थ का मतलब तरंग की दिशा ये है, वो उसके लंबवत चले, लंबवत, ओके, इस तरह, यानी रस्सी को जैसे जिम वाले नहीं करते एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे ऐसे, या कपड़े को सुखाने के ऐसे पटकना है। कोई भी वाद्य यंत्र की जो तरंग निकलती है वो कैसी निकलेगी? इस तरह। अरे कमान का तीर चलाना है, कमान की जो दिशा है वो कैसी हो गई? अनुप्रस्थ दिशा हो गई। कमान खींचना, रस्सी खींचना, तनी हुई रस्सी खींचना, तो कैसे ये? अनुप्रस्थ। स्प्रिंग को भींचना कैसा हो गया? अनुदैर्घ्य। ध्वनि कैसी है? ध्वनि किस तरह की तरंग का संचरण करती है? अनुदैर्घ्य तरंग का संचरण करती है। याद रखना बेटा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग होगी प्रकाश। बता रहा हूं, वापस ऑप्शन में आएगा जब आप टिक करना। क्लियर है? और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे को इधर आना पड़ेगा, दो चीजें काम आएंगी वो देखना। देखो, अनुदैर्घ्य तरंग का अगर मैं लूप बनाऊं तो ये हो गया श्रृंग, ये वाला जो ऊपर वाला होता है श्रृंग कहलाता है, और नीचे वाला होता है गर्त। यहां से यहां तक ये जाता है, ये जो लूप बनता है, और इसकी लंबाई जो नापी जाती है इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। और ये जो लूप बना है एक सेकंड में कितनी संख्या में बना है उसे कहते हैं आवर्ती, यानी आवर्ती लूप बनने की संख्या हो गई। आवर्ती क्या होगी? लूप बनने की संख्या हो गई। तरंग दैर्घ्य क्या होगी? लूप की लंबाई हो गई। ऊपर वाला श्रृंग, नीचे वाला गर्त, ऊपर वाला श्रृंग रहेगा और नीचे वाला गर्त रहेगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अपना इसका आंसर आ जाएगा अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं के हिसाब से क्वेश्चन बताया था, ध्वनि तरंगे के संदर्भ में सही कथन नहीं है, नहीं वर्ड लगाना है। नहीं अगर वर्ड है तो फिर हमारा आंसर तरंग और ये वाला होगा। यानी सही फिर क्या है? ध्वनि तरंगे संपीड़न और विरल के रूप में रहती हैं। एक स्प्रिंग को याद रख लेना। ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं तभी तो माध्यम की आवश्यकता होती है। लोहा इस्पात क्या है? प्रत्यास्थ है। आपके पानी कैसा है? प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? अगर मैं प्रेशर लगाकर किसी कण को ऐसे भींच दूं और प्रेशर हटाने के बाद वो पहले वाली स्थिति में आ जाए तो आप बोलोगे कि वो प्रत्यास्थ है, उसी जगह पर वापस हो गया। आपका लास्टिक है, आपने खींचा और छोड़ दिया तो वापस वहीं पर आ गया, तो क्या है? प्रत्यास्थ। इस्पात, सरिया, सरिया अपना कैसा है? प्रत्यास्थ है। तो प्रत्यास्थ वो तरंगे होती हैं जो माध्यम में आवश्यकता है। अप्रगामी तरंगे होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं अप्रगामी तरंगे। क्लियर है?
तो इसका जो आंसर आएगा नहीं होना चाहिए, नहीं कथन। तो ध्वनि तरंगें श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं, ये कथन गलत है। इस हिसाब से अब अपना ये वाला सही हो गया कि तीनों के तीनों गुण हैं ध्वनि तरंगों के। यांत्रिक तरंगे जिनमें माध्यम की आवश्यकता है, या इनडायरेक्ट बोलो कि प्रत्यास्थ तरंगे ही यांत्रिक तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य दो तरंग संचरण की दिशा में मूवमेंट करती हैं। प्रगामी तरंगे अभी मैं जस्ट थोड़ी देर बाद बता रहा हूं क्योंकि वो ऑप्शन में आएगा, तो ये उपरोक्त सही है। क्लियर है? आगे बढ़ो। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ये बताएं भाई, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। देखो, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, आपको अधिकतम बताना है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, अभी मेरे मुंह से निकल गया था इस्पात। ध्वनि की चाल अधिकतम क्या होती है? इस्पात। देखो, ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि का जो वेग होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में लेना होगा माध्यम की प्रत्यास्थता। नोट करना चाहो तो कर लेना, प्रत्यास्थता और माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व, डेंसिटी। बात आ रही है समझ में? ध्वनि मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, यहां से उल्टा आता हूं मैं वापस मिटा के, जिससे आप नोट्स या स्क्रीनशॉट जो भी आप लेना चाहो वो सही ले लेना। जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग, वेग को वी लिख देता हूं, अंडर रूट में लेना है प्रत्यास्थता माध्यम की, और नीचे लिखना है घनत्व। अब मुझे बताओ, जितना माध्यम प्रत्यास्थ होगा, ऊपर वाली चीज जितनी ज्यादा होगी, वेग भी उतना ही ज्यादा होगा अंडर रूट निकाल के, और घनत्व जितना ज्यादा होगा, जैसे मैं एक बात बोलूं कि कोई x माध्यम है, उसकी प्रत्यास्थता 10 है और उसकी जो डेंसिटी है, और प्रत्यास्थता को ई से प्रतीक करते हैं, मैं माध्यम डेंसिटी है वो घनत्व 2 है, तो इसका वेग कितना होगा? आप बोलोगे ये होगा साहब अंडर रूट 5। अगर मैं अब इसका माध्यम का जो प्रत्यास्थता बढ़ा दूं, 20 कर दूं, 20 अगर मैं इसका कर दूं तो आप बोलोगे 20/2, डेंसिटी उतनी ही रखी है, 20/2 कर दूंगा, यानी अब जो आंसर आएगा, यहां पर 5 आ रहा है तो यहां पर अंडर रूट 10 आएगा। यानी प्रत्यास्थता बढ़ने पर वेग बढ़ता है, घनत्व बढ़ने पर वेग कम होता है। अब यहां पर मैं घनत्व बोल दूं भाई 10 है, और मैं उसको अब 2 की जगह 5 से डिवाइड करूं तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। यानी घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग कम होगा, और घनत्व प्रत्यास्थता बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसीलिए हम इस्पात को बोलते हैं कि इस्पात। अब बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम किस गैस में होगा? ध्वनि का वेग अधिकतम किस गैस में होगा? निकालें भाई, ध्वनि का वेग अधिकतम किस गैस में होगा? एल्युमिनियम की धातु की बात नहीं हो रही है, इस्पात जब था तब इस्पात आ गया। हाँ, नो डाउट एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है, उसकी भी बात होगी। अभी हम इस क्वेश्चन पे करते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस गैस में, इनमें से? क्लियर है? तो देखें, तो देखो ध्वनि का जो वेग है, अगर अणुभार की बात करें, गैस के अणुभार से बात करूं, मैं अणुभार से बात करूं, तो जो वेग है गैसों के लिए बात कर रहा हूं, √1/m। m का मतलब अणुभार, यानी
जिस गैस का अणुभार जितना ज़्यादा होगा ध्वनि का वेग उतना कम होगा। अगर मैं देखूं कि इनमें सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है, तो उसका अणुभार भी सबसे हल्का होगा। अणुभार यहाँ पर m आएगा, भाग देने वाली चीज़ है, गुणा करने वाली तो चीज़ है नहीं। अब भाग देकर आप निकालोगे तो जो वेग आएगा, जब सबसे छोटी चीज़ से भाग कर रहे हो 1 का, भाई 1 को आप 2 से भी भाग कर सकते हो, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा। 1 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो 0.25 आएगा। अगर आप 1 को 8 से भाग करोगे तो 0.125 आएगा। देखें, देखो हाइड्रोजन को पहले लिख दूं, वेग अपन हाइड्रोजन H2 लगा दूं और यहां पर वेग O2 लगा दूं। अगर मैं अंडर रूट लूंगा, रिवर्सेबल करना पड़ेगा। जो भाई अभी आपने देखो ऐसे लिख रखा था, आप ऐसे लिखते हैं ना, M हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए ऐसे लिखते, जो भी ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का लगा लें और ये ऑक्सीजन का लगा लें, अंडर रूट में लिखते तो ऊपर चला जाता। यहाँ पर ऑक्सीजन वाला MO2 ऊपर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन वाला नीचे आ जाएगा। अगर मैं अणुभार करूं ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप बोलोगे साहब 32 होता है ऑक्सीजन का। क्लियर? O2 की बात हो रही है तो 16, ऑक्सीजन का 16 है, O2 के लिए 32 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसको अगर अपन भाग दे दें तो यहां पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं यहां ले जाऊं तो 4V2 बराबर होगा VH2 के। यानी हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग ऑक्सीजन के मुकाबले 4 गुना होता है। इस 4 से समझ जाना, 4 गुना अधिक होता है। देखो भाई, ये बात समझ आई क्या आपको? और देखो कि साइंस का लेवल कैसा है। कंपटीशन में आपको अगर अधीनस्थ बोर्ड को टक्कर देनी है, अधीनस्थ बोर्ड के मुकाबले अगर आपको साइंस पढ़नी है, आपको वीडियो जैसे क्वेश्चन क्लियर करने हैं, तो इस तरह की ही साइंस पढ़नी पड़ेगी। खाली ऐसी इन्हीं से काम नहीं चलेगा, इस्पात पढ़ लिया और ये इस तरह की कर लिया आपने। क्लियर है? एक के ऊपर एक लगाए, ये याद भी करना स्टार्ट कर देना और चीजों को समझना भी स्टार्ट करना। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों का माध्यम में संचरण किस प्रकार का दर्शाता है? रुद्धौष्म, समतापीय, समदाबीय, सम आयतनी। देखो भाई, अब आप बताओ में संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो देखो, रुद्धौष्म प्रक्रिया के द्वारा होती है। एक चीज मैं समझा देता हूं, रुद्धौष्म क्या होता है? इस प्रकार का संचरण जहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ना करे, आदान प्रदान ना हो, तरंग जब चलती है तो उस वाले जो प्रक्रिया को, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? रुद्धौष्म प्रक्रम कहते हैं। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? तो ध्वनि तरंग का माध्यम में जो संचरण होता है, ध्वनि किसी तरह की ऊर्जा या इस तरह की चीजें वहां पर डेवलप नहीं कर पाती है माध्यम के अंदर। वो एक दूसरे से ऊर्जाएं नहीं लेती कि माध्यम से ले लिया, इस तरह ले ली, ठंडी हो गई, कुछ ऐसा ध्वनि के साथ नहीं होता। तो यहां पर वो प्रक्रम कैसा रहता है? रुद्धौष्म प्रक्रम। फिर समझा रहा हूं, रुद्धौष्म प्रक्रम का मतलब ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। क्लियर है बात? समझ आ रही है बात? एक और एग्जांपल बताऊं। न्यूटन ने जब पहले ध्वनि तरंगों के बारे में बताया था, तो न्यूटन ने समतापीय बताया था, जो कि बाद में फिर गलत कर दिया गया। एक और एग्जांपल बताता हूं, बर्फ का पिघलना सम आयतनीय प्रक्रम है। सम आयतनीय प्रक्रम है बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन आपने सुना होगा कि एक ग्लास है, पानी से भरा हुआ है, उसमें बर्फ डाल दी है, तो आपसे पूछा जाता है कि बर्फ पिघलने के बाद पानी का लेवल ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, क्या रहेगा? तब आपका आंसर आता है कि पानी पहले वाले ही लेवल पर रहेगा, क्योंकि आपने बर्फ को पानी में डाल दिया है। डालते जितना भी लेवल था उतना लेवल रहेगा। सम आयतनीय प्रभाव के कारण आयतन उसका सेम का सेम रहने वाला है। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? तो आगे बढ़ें। लैपटॉप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ध्वनि का वेग आपको बताना है। 1 मिनट रुको भाई। ध्वनि का वेग, अब सही है, अब दिख रहा है। ध्वनि का वेग होता है
गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग होता है वो आपको बताना है। गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग होता है, इस वेग की गणना करी थी और वेग होता है गैसीय माध्यम में 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। वैज्ञानिक का नाम याद करना चाहो तो लिख सकते हो, लाप्लांक वैज्ञानिक ने। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग यदि किसी भी माध्यम में, यहां पर कर देता हूं क्वेश्चन, ध्वनि का वेग यदि किसी माध्यम में 332 मीटर पर सेकंड है तो उसी माध्यम में दाब को दुगना करने पर कर दे तो वेग पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम वेग को दुगना कर दें, दाब को दुगना कर दें, सॉरी, दाब को दुगना करने पर क्या रहेगा? के वेग पर नहीं पड़ता, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। अनुदैर्घ्य तरंग है, दाब का कोई भी प्रभाव अपने ध्वनि पर नहीं पड़ता है। क्लियर? दुगना कर दो, 4 गुना कर दो, आधा कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्वनि पर कोई वेग, उसके वेग पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा, पहली चीज। लेकिन ये सारी स्थितियां हम आदर्श गैस के बारे में बात करते हैं हमेशा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आदर्श गैस तो अपने यहाँ पर हो नहीं सकती, तो आप हमेशा ध्यान रखना जनरल स्टेज यानी व्यवहारिक रूप से जो अपने चारों तरफ का वातावरण है उसके आधार पर अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। ये हमेशा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन हमेशा जब पूछा जाता है तो आदर्श स्थिति के बारे में ही पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आदर्श स्थिति है और ये बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो अभी आपने देखा है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, आयाम आवृत्ति में परिवर्तन से वायु के ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आपको गलत कथन चूज करना है, गलत कथन का आंसर निकालें। आप बताएं गलत कथन। ताप वाला ये ध्यान रखना, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, अभी अभी देखा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद भी रख लेना। आयाम और आवर्ती में परिवर्तन से वायु के ध्वनि का वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात सही है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम नहीं होता, बढ़ जाता है। चीज समझना भाई, आर्द्रता बढ़ी तो जो कण हैं उनके आकार बढ़ जाते हैं। आकार अगर बढ़ जाएंगे, इधर देखना, आकार एक आयतन में बढ़ जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा। कण तो भाई 3 ही है लेकिन उन्होंने अपना आकार बढ़ा दिया, आयतन बढ़ गया तो घनत्व कम हो गया, डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। आयतन बढ़ते ही डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डेंसिटी का भाग देते हैं यहां पर, डेंसिटी अपने पास कम हो गई है तो जो ध्वनि का वेग है, अगर यहां पर कम से भाग करोगे, 5 की जगह 10 का 2 में भाग दोगे तो आंसर ज्यादा आएगा ना। तो यहां पर ये कम नहीं होगा, ये क्या होगा? अधिक होगा। तो यही गलत कथन है, ये वाला फोर्थ आपका गलत कथन है, क्योंकि वहां पर घनत्व बढ़ जाएगा, नमी बढ़ते ही घनत्व बढ़ जाएगा और घनत्व बढ़ते ही आपका भाग देने वाला नीचे वाला, क्योंकि डेंसिटी नीचे भाग में अभी मैंने आपको दिखाया था, जैसे ही भाग देने वाला बढ़ जाएगा ऊपर वाला आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? भाग देने वाला बढ़ रहा है तो आंसर ऊपर का छोटा आएगा और भाग देने वाला घट रहा है तो आंसर बड़ा आएगा। तो यहां पर कम की जगह अधिक होगा आर्द्रता बढ़ने पर। देखें भाई, आर्द्रता बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो भाग का जो आंसर आएगा वो अलग आएगा। सॉरी, डेंसिटी कम हो जाएगी, आयतन बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, ये बात ध्यान रखना। फिर मैं यहां लिख देता हूं भाई, जो डेंसिटी है, आयतन, जैसे आप चीज समझना, ये एक आयतन है, इसमें 2 कण हैं, नमी के कारण ये आयतन ये हो गया। अब यहां पर डेंसिटी आपकी क्या हो गई है?
डेंसिटी कम हो गई, आयतन बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो भाग देने वाला कम है। जहां पहले आप 5 का भाग 10 में करा रहे थे, आंसर 2 आ रहा था, अब 10 का भाग 2 से करा रहे हो तो आप आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी यहां पर अधिक हो जाएगा। देखो एक बार नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए वो आपको देखना है। अब शायद आपका आंसर ये सही है। देखो कौन सा गुण होना चाहिए, ऑल, राइट आंसर है ऑल। और देखो प्रत्यास्थ की मैंने बता ही दिया, घनत्व की मैंने बता दिया, जड़प मतलब प्रतिरोध, क्रिया करना, प्रतिरोध करना। जैसे घंटी आप बजा रहे हो, एक घंटी तो मैंने ढीली छोड़ रखी है और फिर उसको ऐसे मारा तो ये ज्यादा आवाज करेगी भाई, और एक घंटी का आपने बिल्कुल जड़त्व कर दिया है, क्लियर है, और प्रतिरोध नहीं हो पा रहा तो घंटी कम बजेगी। यानी एक तो हो गया प्रत्यास्थता, एक घनत्व और एक जड़त्व, ये तीनों प्रभावित करते हैं संचरण के माध्यम, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए ये माध्यमों की आवश्यकता होती है। अगर प्रतिरोध जड़त्व भी नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी आएगा आपका आंसर, उपरोक्त सभी। आगे बढ़े भाई, निम्न में से किसका वायु में ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब तो आपका आंसर बच्चे भी कर देंगे। देखो भाई किसका प्रभाव नहीं पड़ता, बार बार वर्ड आ रहा है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आर्द्रता का पड़ता है, नमी का बात हो गई, घनत्व का पड़ता है, बात हो गई, ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है, बात हो गई, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, वायु में तापमान परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है, कौन सा गुण प्रभावित होता है, ये देखो भाई एक बार आंसर देख लो एक बार सभी के, इसके लिए आंसर निकालें भाई। अच्छी क्लास चल रही है, थोड़ा सा शेयर कर दें बच्चों को, पहली क्लास है तो आप थोड़ा सा और मुझे सजेस्ट करें, थोड़ा सा धीरे पढ़ाना है, तेज पढ़ाना है, क्या जो भी आप चाहते हो, ज़्यादा लिखवाना है। एमसीक्यू की फॉर्म में चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी अपन करें। टोटल जल्दी खत्म होंगे क्वेश्चन, मैंने देखे नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ कितने हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। 20-30 के करीब 23 क्वेश्चन है बस, होने वाले खत्म। बाकी कल करेंगे, ध्वनि चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप बोलोगे कौन सा प्रभावित होता है, तो वेग प्रभावित होता है। अभी ताप बढ़ने पर वेग बढ़ता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन से हमें 3 चीजें सीखने को मिल रही हैं कि ताप का प्रभाव ध्वनि के कौन सा गुण नहीं परिवर्तित कर पाएगा, तरंग दैर्घ्य वही रहेगा, आवर्ती वही रहेगी, तीव्रता वही रहेगी। ये ताप के परिवर्तन से ध्वनि के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा, वेग। तो आपका आंसर आएगा वेग, क्योंकि ध्वनि का वेग समानुपाती होता है √T के, √T के। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का कौन सा गुण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। चेक करो भाई कौन सा ऐसा गुण है। क्या आंसर आ रहा है, सी। तो सी ही आपका आंसर है। त्वरत यानी पिच जिसे बोलते हैं, मोटी पतली होना, आवाज होना, वो सारा त्वरित का मतलब अपने गले के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, आप इस ऐसा समझ लो कि फ्रीक्वेंसी, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तरत उसका उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, तुरंत उतना ही ज़्यादा होगा, यानी सुरीली आवाज़ होगी जितनी ज़्यादा। जैसे औरतों की जो फ्रीक्वेंसी है
ध्वनि की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है, वो समानुपाती होती है किसके, आवर्ती, और ये समानुपाती होंगी। क्लियर, उतना ही त्वरित भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मच्छर की बात की जाए, मच्छर की आवर्ती ज़्यादा है, आवर्ती ज़्यादा है तो उसकी त्वरित ज़्यादा है। त्वरित का मतलब है आप उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक तो नहीं सुन सकते, लेकिन कान के पास बहुत तीखी आवाज़ आएगी। हाथी की आवाज़ की त्वरितता कम है, उसकी आवर्ती ज़्यादा ना होकर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, तो हाथी जब चिंघाड़ेगा तो पूरे जंगल में सुनाई देगी आवाज़। क्लियर है। ऐसी लड़कियों की जो आवाज़ होती है उसकी आवर्ती क्या होती है, ज़्यादा होती है। आवर्ती ज़्यादा होने पर त्वरितता यानी आवाज़ का पतलापन हो जाता है। क्लियर। और जिसकी आवर्ती कम होगी तो आप ये बोल सकते हो फटे बांस की जैसी आवाज़। क्लियर है, वो बात हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कल वाली क्लास आप इसी के साथ लिंक रहेगी, तो एक बार इसको वापस देख लेना, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एक स्त्री की आवाज पुरुषों की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होती है, तो अब आपके पास चीज समझ आ गई होगी। अब तो आप बोल सकते हो कि क्या आपका आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा वो अब आपको पता चल जाएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है। तो आवर्ती कैसी हो गई, उच्च, उच्च आवर्ती हो गई। अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल की, तो लगभग 165 हर्ट्ज से लेकर 225 हर्ट्ज तक महिलाओं की आवर्ती होती है। जबकि मेल की बात करूं तो मेल की जो आवर्ती होती है 90s की सीरीज में चलती है, 90 के करीबन आपके पास सीरीज आ जाएगी और 140 हर्ट्ज ऐसे करीबन हो जाएगी। तो महिलाओं की आवर्ती काफ़ी ज़्यादा है, 165 के आसपास है, 200 के आसपास है। उस हिसाब से इनकी आवर्ती ज़्यादा होने पर त्वरित ज़्यादा होता है। आप अंदाज़ा लगा लो कि पुरुषों की 90, 140 तो बहुत कम, 90 के आसपास ही रहता है, लगभग 85-90 के आसपास। महिलाओं की आप देख लो 165 से 155 तक चली जाती है, 25 हर्ट्ज तक चली जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन कल देखूंगा, लेकिन आज 20 क्वेश्चन करने थे। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है? इसका आंसर बताएं। और क्लास को सभी शेयर करना। मैं चाहता हूं साइंस और मैथ में अच्छे बच्चे जुड़े, जिससे कि अपना एक अच्छा ग्रुप बन पाए। चीज समझना, देखो आंसर आएगा 1/10 सेकेंड, या आप इसे बोल सकते हो 0.1 सेकेंड। चीज समझना, कहने का मतलब समझना कि अगर कोई ध्वनि 1/10 सेकेंड से भी कम अंतराल वाली है, दो ध्वनि है लेकिन उनके बीच में 1/10 सेकेंड से भी कम सेकेंड है, तो आप दो ध्वनि बता नहीं पाओगे कि ये दो ध्वनि है। कई बार कुछ जादूगर ये खेल का यूज करते हैं, वो बंदूक से गुब्बारे जो दो अलग अलग होते हैं एक ही गोली से फोड़ देते हैं, जबकि वो चलाते दो गोली हैं, लेकिन आप वो डिफरेंस नहीं कर सकते अपने कान, क्योंकि वो 1/10 से भी कम अंतराल में गोली चला देंगे ऐसे करके। क्लियर है? और वो दोनों बैलून फूट जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगेगा क्योंकि साउंड का हम डिफरेंस ही नहीं कर पाए, हमें वो एक ही साउंड लगेगी कि उसने एक ही गोली चलाई है। अगर कोई भी ध्वनि 1/10 सेकेंड से कम की आ गई है तो उन दो ध्वनियों के बीच में हमारा कान डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे कि हमारी आंखें 0.1 mm मिलीमीटर, अगर दो बाल रखे हुए हैं 0.1 mm से भी कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो वो बाल हमें एक ही दिखेगा, हमारी आंखें उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगी। ऐसे ही हमारे कानों के साथ है, दो ध्वनियों के बीच में अंतर या गैप 1/10 सेकेंड या उससे ज्यादा है तो हम अंतर कर पाते हैं, उससे कम रह गया तो फिर हम अंतर नहीं कर पाएंगे उन दो ध्वनियों के बीच में। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके सजेशंस मुझे चाहिए कि हम साइंस और मैथ को और कैसे बेहतर बना पाएं कंपटीशन में। मैं लेवल आप चाहो तो 11th-12th का भी उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम वो उठाना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आए हैं और जो क्वेश्चन करने से आपकी सफलता आपके और नज़दीक आ जाए। क्लियर है? तो
आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसी क्लास लगी और क्या सजेशंस हैं उनको आप एक बार सेंड कर देना मुझे, मैं अच्छी तरह से इत्मीनान से धैर्य से उनको पढ़कर आपके और उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। शेयर जब भी सभी बच्चे इस क्लास को शेयर जरूर करना। 9:15 बजे आपके पूनम मैडम की क्लास है।